वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट यूपी डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। ये है आप सभी की यूपी डीएलएड की 5th क्लास। जो सब्जेक्ट हमने लिया है हिंदी। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस क्लास में है अनिवार्य संस्कृत, ई अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन व लेखन। आप सभी को पता है, आप सभी ने अनुस्वार, हलंत, विसर्ग ये सारी चीज़ें भी 3rd सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में, 1st सेमेस्टर में पढ़ी थी। तो यहाँ आप सभी को डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह से आप सभी को एक्सप्लेन के साथ मैं सभी को समझाने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को बिल्कुल करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो आप सभी का है अनिवार्य संस्कृत में अनुस्वार, हलंत, विसर्ग आदि का ध्यान रखते हुए शुद्ध उच्चारण, वाचन एवं लेखन। ठीक है, पाठन और लेखन के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, देन अभी हम लोग बात जो करने वाले हैं हिंदी में वो आप सभी के हलंत, अनुस्वार, विसर्ग वो सारी चीज़ें आप सभी ने पढ़ रखी है। लेकिन नोट्स आप सभी ने बिल्कुल रिक्वेस्ट की है, तो आप सभी को प्रॉपर नोट्स मेरे चैनल पर मिलेंगे। आज से आप सभी की प्रॉपर और रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य 2-3 उद्देश्य पढ़ती रहूंगी, फिर आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा। शुद्ध उच्चारण के साथ अनुस्वार, हलंत, विसर्ग की दक्षता विकसित करना, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग का शुद्ध वाचन लेखन की योग्यता विकसित करना। देन आता है छात्रों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परामर्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ बनाना। देन आपका आता है शुद्ध तथा अशुद्ध का युक्ति संगत विवेचना करने की क्षमता विकसित करना। अनुस्वार, हलंत, विसर्ग का शुद्धता के साथ अंतर पर कर सकने की क्षमता रखना। ठीक है, अब अगर बात करें संस्कृत में व्याकरण का विशेष महत्व है, क्योंकि व्याकरण से ही भाषा परिष्कार होता है। यह शब्द की व्युत्पत्ति परक विवेचना करता है। ठीक है, व्याकरण के शुद्ध उच्चारण व लेखन से ही अभ्युदय या निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। बच्चे हिंदी में भी करते हैं, लेकिन कहाँ पर इसका अभ्युदय या निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, उचित प्रयोग किया जाता है। यानी कि बच्चे हिंदी में भी करते हैं, लेकिन कहाँ पर इसका उचित प्रयोग किया जाए, इसके लिए शिक्षक बच्चों को इसका उच्चारण कराकर व लिखवाकर इसका बोध सरलता से कर सकते हैं, जैसे पंचम और कृष्ण। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि चीज़ों का बोध आप लोग, जैसे मैंने आपको पाठन और लेखन में भी बताया था कि लिखकर समझाया जाए। ठीक है, जब स्वरों के उच्चारण में वायु मुख से के साथ साथ नासिका से भी निकले तो वह स्वर अनुनासिक कहा जाता है। जैसा कि आपने 3rd सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर में पढ़ा था, अनुनासिक हम लोग किसे कहते हैं, जिसमें हम उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, जैसे कि अ, आ, इ, उ, ए आदि। इसमें पंचम अक्षर हर वर्ण कर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षक सामग्री, चार्ट, मॉडल कार्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए। देन बात करते हैं हम आपकी इस प्रकार हलंत पर बातचीत कर बताया जाए कि स्वतंत्रियों में कंपन होकर यह नाद स्वर उच्चारित होता है। यह शब्द के अंत में व्यंजन, जब व्यंजन को आधा बताना हो तब हलंत का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अंतिम अक्षर कभी भी आधा नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह नपुंसक लिंग के सभी शब्द में माँ लगाकर, हलंत लगाकर इसे लिखते हैं, जैसे लट्टू। ठीक है, विसर्ग के साथ अगर बात करें, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन लगाने में इसकी ध्वनिगत वाग्दानम परिवर्तन होता है। ठीक है, विसर्ग सदैव किसी न किसी स्वर के बाद होता है। इसका वाचन करते समय अतः अहाँ आता है, जैसे रामावतारः, सरोजः, सुरेंद्रः, पावकः। यह कभी 2 शब्दों के बीच में भी लगता है, जैसे द और अहाँ ख। ठीक है, अधः पतन, अंतः कथा। इसके शुद्ध उच्चारण के साथ शिक्षक आगमन निगमन विधि द्वारा बच्चों को सरलता से स्पष्ट कर सकता है। जैसे उदाहरण देकर धनंजय, कांची, दिनांक, व्यंजन, कंपन आदि को पहले शिक्षक बोले, फिर बच्चों से बुलवाकर उसे उच्चारण ध्यान रखते हुए स्थानों को स्पष्ट करे, और इसके मुख के साथ साथ नाक से भी आवाज़ निकलती है। इसी तरह कई शब्द बोलकर शिक्षक बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ तक कोई इश्यू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सभी की यहाँ तक कोई इश्यू आप लोग को कोई नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड करो, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि सारा पढ़ सके। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का कोई भी इशू बिल्कुल नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम यहाँ सभी को नोट्स सिर्फ इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि जब 3rd सेमेस्टर में प्रोवाइड नहीं किए थे तो काफ़ी क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, बात करते हैं, ये आपका है पठित पाठ का शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन कराए व कठिन शब्दों को चिन्हित कराने को कहें। यात्रा वृत्तांत, यात्रा का जीवन से अविच्छिन्न संबंध है। प्राकृतिक आदिम अत्यंत घुमक्कड़ था। जीवनगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिकाल से मनुष्य रेगिस्तानों, पर्वतों, गुफाओं आदि की यात्रा करता आया है। बिना यात्रा किए उसका जीवन कठिन था। यात्रा ही उसके जीवन यापन, ये सारी चीज़ें आप सभी को पढ़ लेनी है।
कोई इशू बिल्कुल नहीं होगा। जो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको बिल्कुल मेरे बोर्ड पर समझाए जाएंगे। किसी तरह का आप लोग को इशू है या कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक आप सभी को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि शिक्षण प्रक्रिया यानी कि उसके शिक्षण प्रक्रिया के सामान्य उद्देश्य हम लोग को बताइए। विद्यार्थियों में यात्रा के प्रति रुचि पैदा करना, खोजी प्रवृत्ति का विकास करना, धैर्य, साहस आदि गुणों का विकास करना, देश विदेश से के प्रसिद्ध यात्रियों के ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराना, पाठ के माध्यम से यात्रा के विविध प्रसंगों का परिचय, यात्रा वृतांत की विधागत शैली तथा विशेषताओं में से सामान्य परिचय। विशिष्ट उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो ये है, यात्रा वृतांत में वर्णित प्रसंगों, घटनाओं, परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त सामान्य उद्देश्यों में उल्लिखित बिंदुओं के परिक्षेप्य के में उद्देश्य का निर्धारण है। प्रस्तुतिकरण की अगर यहाँ बात करें तो वो ये है, यात्रा संबंधी किसी भी रोचक प्रसंग को, यात्रा में वर्णित किसी घटना को अथवा लेखक के जीवन परिचय या यात्रा के प्रति उसकी रुचि से संबंधित वर्णन आधार बनाया जा सकता है। मौन पठन की बात करें तो यहाँ पर मौन पठन आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ विशेष वस्तु विश्लेषण तथा भाषा कार्य, इसके लिए निम्नलिखित बिंदु पर चर्चा की जा सकती है। वो क्या है? यात्रा का कारण, प्रयोजन, यात्रा की कुतूहल, उल्लास और उमंग, मार्ग में आने वाले दृश्य, भौगोलिक और प्राकृतिक स्थितियों की घटनाएं आदि, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करनी है। देन आपका आता है मार्ग में उपस्थित बाधाएं, समस्याएं, कठिनाइयां आदि, यात्रा में विभिन्न स्थानों के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक स्थिति, स्वभाव, शिष्टाचार आदि, पाठ में आए हुए ऐतिहासिक अथवा अन्य संदर्भ, कठिन तथा मर्म स्पर्शी स्थलों की व्याख्या। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, बुक में अगर कुछ भी जगह आ रही है, इंपॉर्टेंट प्रसंग आ रहे हैं, कविता के नोट्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रही है, तो आप लोग उन्हें हाईलाइट करें और समझने की कोशिश करें। यहाँ आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर होता है और ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।